नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो हम आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 1, उसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो चैप्टर है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसका एक टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे ये क्या चीज़ है। वर्ल्ड ट्रेड refers to the exchange of goods and service between different countries. The pattern of world trade have evolved over time, influenced by factors such as technology, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका मतलब ये होता है कि जो गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है दो देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में, उसे हम वर्ल्ड ट्रेड कहते हैं। और ये जो पैटर्न है वर्ल्ड ट्रेड का, ये समय के साथ में इवॉल्व होता जा रहा है। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस हो रहा है कई सारे फैक्टर्स से, जैसे टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। ठीक है, इसके वजह से इनमें कुछ इफेक्ट फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वो उसका मतलब क्या होता है। पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड refer to the distribution of exports and import among countries. The pattern of world trade are influenced by factors such as the level of economic development, natural resources, political factors and technological advancement। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है, जो कि मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है दो देशों के बीच में, कई देशों के बीच में, तो ये जो पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है ये इन्फ्लुएंस किन चीज़ों से हो रहा है। वो हो रहा है आपका लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, इन चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस होता है। द पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इंडिकेटर्स सच एज ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट इंटेंसिटी एंड इंपोर्ट इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब ये जो आप वर्ल्ड ट्रेड का जो पैटर्न है इसको आप किन इंडिकेटर से एनालाइज कर सकते हैं, इन तीन इंडिकेटर से। ठीक है, कि भाई कितना ट्रेड बैलेंस है, एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा किया जा रहा है, इंपोर्ट कितना ज़्यादा किया जा रहा है, इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ये क्या है। द हिस्ट्री ऑफ पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशियंट सिल्क रूट ट्रेड, सिल्क रोड ट्रेड रूट सिल्क रोड ट्रेड रूट्स। ठीक है, which connected China to Europe and the Middle East. The Silk Road facilitated the exchange of goods such as silk, spices, precious metals. During the colonial era, the European power established trade routes with their colonies in Africa, Asia, and the Americas, leading to the transfer of goods such as sugar, tobacco, and cotton. In 20th century, the rise of globalization and the growth of international organizations such as World Trade Organization have facilitated the growth of world trade। ठीक है, अब वर्ल्ड ट्रेड का पैटर्न क्या है। जो वर्ल्ड ट्रेड है, इतिहास जब हम देखा जाए तो ये आपका क्या बोलते हैं, इतिहास में मिलता है आपका एंशियंट सिल्क रोड ट्रेड रूट से। ठीक है, जो कि चाइना से यूरोप और मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये जो सिल्क रोड है यहाँ इसके जरिए क्या होता था कि गुड्स और जैसे आपका सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गया, प्रीसियस मेटल हो गया, इसको लेन देन किया जाता था। ठीक है, चाइना से यूरोप, यूरोप से मिडिल ईस्ट, या फिर यहाँ से चाइना, ऐसा टाइप का। ठीक है, फिर जब कॉलोनियल एरा आया, ठीक है, जब अंग्रेज लोग आए, ठीक है, या फिर जब कॉलोनियल एरा आया, जब एक एक देश दूसरे देश पे राज वाज करने का जब समय आया, तो उस समय क्या हुआ कि जो यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने ट्रेड रूट किया। ठीक है, विथ देयर कॉलोनीज इन अफ्रीका, एशिया एंड अमेरिका। ठीक है, मतलब ये जो यूरोपियन थे वो क्या कर रहे थे, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अपना कॉलोनी बना के रखे थे। ठीक है, और वहां से गुड्स का ट्रांसफर करते थे। ठीक है, जैसे कि सुगर, टोबैको, कॉटन का। ठीक है, तो वो इस ये मतलब इस एरा में इस तरह का ट्रेड होता था। ठीक है, फिर 20वीं सदी में, 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया हुआ। ठीक है, और जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उस समय पे आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हुआ, जैसे कि क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि एक तरह से वर्ल्ड ट्रेड को और बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। अब जानते हैं कि किस तरह का टाइप्स है पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में। ठीक है, तो द पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। ठीक है, तो पहला टाइप है क्या आपका, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, इंटर इंडस्ट्री ट्रेड एंड रिसोर्स बेस्ड ट्रेड। ठीक है, तो ये तीन टाइप होता है पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, इंटर इंडस्ट्री ट्रेड और एक एक है आपका रिसोर्स बेस्ड ट्रेड। ठीक है, अब ये इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है। दिस रिफर टू द एक्सचेंज ऑफ सिमिलर गुड्स बिटवीन कंट्रीज। इंट्रा ट्रेड, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज कॉमन एमंग डेवलप्ड कंट्रीज that produce similar goods such as automobiles and electronics। ठीक है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि भाई आप एक ही तरह का जो सामान है, सिमिलर गुड्स है,
वो एक दूसरे के साथ में आप एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, सिमिलर गुड्स जो है एक्सचेंज हो रहा है देशों के बीच। तो इस तरह का जो ट्रेड होता है इसे हम कहते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है। और ये जो ट्रेड है ये कॉमन है कहाँ, डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है, जहाँ पे सिमिलर गुड्स जो है एक्सचेंज किए जाते हैं। और ये सिमिलर गुड्स के एग्जांपल क्या है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। फिर दूसरा जो है टाइप वो है आपका इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। इंटर इंडस्ट्री ट्रेड में क्या होता है, दिस रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डिसिमिलर गुड्स बिटवीन कंट्रीज। इंटर इंडस्ट्री ट्रेड is common between developed and developing countries, where the developed countries export manufacturing goods and developing countries export raw material, ठीक है। तो ये जो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड होता है ये होता है जब डिसिमिलर गुड्स को लेन देन किया जाता है, ठीक है। मतलब एक देश कोई दूसरा चीज क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा देश कोई दूसरा चीज, ठीक है। तो इसे हम इंटर इंडस्ट्री ट्रेड कहते हैं, ठीक है। और ये जो इंटर इंडस्ट्री जो ट्रेड होता है ये होता है आपका डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या करता है, वो क्या करेगा आपको क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड, मतलब ऐसा सामान बेचेगा जो बना के वो भेजता है, ठीक है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या एक्सपोर्ट करता है, वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज से रॉ मटेरियल गया और डेवलप्ड कंट्री उस रॉ मटेरियल से कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना के वो डेवलपिंग कंट्रीज को बेचता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस तरह का ट्रेड जो होता है वो हो गया आपका इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है। अब जानते हैं तीसरा जो टाइप है वो है आपका रिसोर्स बेस्ड ट्रेड। ये क्या होता है, दिस रिफर टू द एक्सचेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिटवीन कंट्रीज। रिसोर्स बेस्ड ट्रेड इज कॉमन among developing countries that export raw materials such as oil और minerals to डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो रिसोर्स बेस्ड ट्रेड है ये क्या करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सचेंज करता है, ठीक है, बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, दो देशों के बीच में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो इस तरह का जो ट्रेड होता है इसे हम कहते हैं रिसोर्स बेस्ड ट्रेड, ठीक है। तो ये एक तरह से रॉ मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। तो रॉ मटेरियल में कौन सा है, जैसे कि ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये कौन करता है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है डेवलप्ड कंट्रीज को कर रही है ना, ये चीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसोर्स बेस्ड ट्रेड, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज अपने देश से मिनरल्स ऑयल निकाल के डेवलप्ड कंट्रीज को दे रहे हैं, तो ये रिसोर्स बेस्ड ट्रेड हो गया, ठीक। अब जानते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड का जो पैटर्न है उसके क्या क्या एग्जाम्पल है। तो पहला है आपका इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है। ये क्या मीनिंग होता है ये तीनों का मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कैसे हो रहा है, किन देशों के बीच हो रहा है, ठीक है। तो जैसे द एक्सचेंज ऑफ ऑटोमोबाइल बिटवीन जापान एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे जापान और अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट जो है, वो ऑटोमोबाइल का एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। ये इसको ऑटोमोबाइल दे रहा है, ये इसको ऑटोमोबाइल दे रहा है, ठीक है। तो सिमिलर गुड्स हो गया, तो ये हो गया आपका इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है। बोथ कंट्रीज प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स बट दे आर डिफरेंट इन क्वालिटी, डिजाइन एंड ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई गाड़ी तो चलो क्या बोलते हैं दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन उसका जो क्वालिटी है, उसका जो डिजाइन है और उसका जो ब्रांड है वो अलग अलग है ना। दूसरा एग्जाम्पल है इंटर इंटर इंडस्ट्री ट्रेड का, द एक्सचेंज ऑफ टेक्सटाइल बिटवीन बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है। बांग्लादेश एक्सपोर्ट टेक्सटाइल विच आर यूज्ड इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन द यूनाइटेड स्टेट। मतलब ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो क्या बोलते हैं टेक्सटाइल भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है किसको, अमेरिका को और यूनाइटेड स्टेट को। और यूएस क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है उसका गारमेंट बना के एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल इंटर इंडस्ट्री का, ठीक है, ठीक। फिर तीसरा है आपका रिसोर्स बेस्ड ट्रेड, तो ठीक है, ये हो रहा है आपका एक्सचेंज बिटवीन ऑयल बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स बेस्ड ट्रेड। तो सऊदी अरेबिया यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑयल भेज रहा है, ठीक है, किसको, अमेरिका को, ठीक है। मतलब सऊदी अरेबिया का जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, ऑयल, ठीक है, क्योंकि एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मतलब एक तरह हाँ ना, हाँ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि यूज कर रहा है कौन, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया इसका तीनों का एग्जाम्पल, है ना। अब ये जो जो वर्ल्ड ट्रेड का जो पैटर्न है, ठीक है, तो इसको लेके क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको समझते हैं। डिस्पाइट द बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, देर आर
सेवरल इश्यूज एसोसिएटेड विद द पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इंक्लूडिंग, तो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको समझते हैं। तो पहला इश्यू आ रहा है आपका ट्रेड इम्बैलेंस, ठीक है। ट्रेड इम्बैलेंस ऑकर व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट एक्सीड इट्स एक्सपोर्ट और वाइस वर्सा। ट्रेड इम्बैलेंस कैन लीड टू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल इकोनॉमिक इम्बैलेंस, ठीक है। अब ट्रेड इम्बैलेंस कैसे आता है, ठीक है, ये क्या चीज़ें इसको समझते हैं। तो ये होता है कि कोई भी कंट्री जो है वो क्या बोलते हैं इंपोर्ट जो है ज़्यादा कर रहा है ना, एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि उस देश में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ रही है। जाहिर सा बात है कि अगर वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो मतलब वो इंपोर्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो पैसा, मतलब पैसे से खरीद रहा होगा, गोल्ड से खरीद रहा होगा। तो जाहिर सा बात है कि देश का जो संपत्ति है वो बाहर जा रहा है इंपोर्ट करने में, है ना। अब एक्सपोर्ट जो है, अगर वो देश जो है कम कर रहा है तो मतलब उसका जो घर का जो सामान है, उसके देश का जो सामान है वो बाहर ज़्यादा खरीदा नहीं जा रहा है। अगर वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता तो उनको पैसा आता बाहर से, ठीक है। अब एक्सपोर्ट अगर कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो जाहिर सा बात है उस देश का पैसा जो है बाहर ही जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस आ रहा है, ट्रेड इम्बैलेंस आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाता है पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में, क्योंकि देखिए गरीब जो देश है वो तो जाहिर सा बात है रॉ मटेरियल भेज रहा है सस्ते में, लेकिन जो अमीर देश है, डेवलप्ड कंट्री है, वो उसको रॉ क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड बेच रहा है ना, जो कि जिसका दाम बहुत ज़्यादा हाई है। तो जाहिर सा बात है कि वो एक तरह से इम्बैलेंस हो रहा है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा जो प्रॉब्लम है पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को लेके, वो है प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म, जो प्रोटेक्शनिज्म जो है रिफर टू द यूज ऑफ ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ और कोटा टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। प्रोटेक्शनिज्म कैन लीड टू रिड्यूस कंपटीशन, हायर प्राइस एंड रिड्यूस कंज्यूमर चॉइस, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म है, प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म, इसका मतलब ये होता है कि एक तरह से ट्रेड बैरियर लगा देना, ठीक है। कैसे, टैरिफ, कोटा या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कैसा होता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई देश जो है वहाँ मान के चलिए स्टील का प्रोडक्शन होता है, लेकिन बाहर से अगर सस्ता स्टील आएगा तो उसके देश का खुद का जो स्टील है वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं बिकना कम हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सा बात है बाहर से सस्ता स्टील आ रहा है तो लोग भी सस्ता स्टील खरीदेंगे। तो जैसे तो अपने देश का जो स्टील है उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं उसमें टैरिफ लगा देते हैं, ठीक है। या फिर जो फॉरेन से जो क्या बोलते हैं जो भी स्टील आ रहा है उसमें एक कोटा लगा दी कि भाई इससे ज़्यादा हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं घट जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन पहला तो है वो घट जाता है, ठीक है। अब जाहिर सा बात है कंपटीशन घट गया तो प्राइस भी हायर होगा कि भाई अब मटेरियल स्टील जो है यही है तो जो मुंह मांगा दाम होगा उसी में ही बिकेगा, ठीक है। अगर बाहर से सस्ता स्टील आता तो जाहिर सा बात है ये भी अपना स्टील को कम करते, वो भी नहीं हो पाया, ठीक है। और तीसरा जो प्रॉब्लम आता है रिड्यूस्ड कंज्यूमर चॉइस, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है कि भाई आपके पास मान के चलिए 4-5 प्रोडक्ट रहता अलग अलग जगह का, तो जाहिर सा बात है आपके पास चॉइस रहता। अब अब इन्होंने टैरिफ या कोटा या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के नाम पे एक तरह से ट्रेड बैरियर अगर लगा दिया और आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो चॉइस था वो भी कम हो गया कि बस मेरे को बस इसी एक दो में ही मेरे को चुनना है, ठीक है, और जो भी रेट में हो उसमें खरीदना है। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है प्रोटेक्शनिज्म में, ठीक है। तो वर्ल्ड पैटर्न में ये दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा है आपका लेबर एक्सप्लॉयटेशन। लेबर एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, रिफर्स टू द चीप ऑफ यूज ऑफ चीप लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोड्यूस गुड फॉर एक्सपोर्ट टू डेवलप्ड कंट्रीज। लेबर एक्सप्लॉयटेशन कैन लीड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, लो वेजेस एंड चाइल्ड लेबर। मतलब लेबर एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है कि मतलब लेबर जो होते हैं सस्ते होते हैं, ठीक है, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। और इन चीप लेबर का यूज करके आप गुड्स प्रोड्यूस करके किए जाते हैं और उनको डेवलप्ड कंट्रीज को भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो लेबर जो है जिनको सस्ते दाम में काम कराया जा रहा है तो एक तरह से ये एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। उनका वर्किंग कंडीशन भी पुअर हो जाता है, ठीक है, वेजेस तो लो है ही, फिर चाइल्ड लेबर का भी प्रॉब्लम खड़ा होने लग जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा प्रॉब्लम है। चौथा प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल कंसर्न। ये जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका था, वही पॉल्यूशन होना, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होना, ठीक है।
ये सब चीज़, ठीक है। तो ये सब लॉन्ग टर्म में नजर आने लगते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। फिर है आपका डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी रिफर टू द इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन डेवलप्ड कंट्रीज for export. Developing countries may be overly dependent on export of a few commodities, making them vulnerable to fluctuation in global commodity prices. ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, उन पे कहीं ना कहीं हम जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डिपेंड हो जाते हैं कि भाई वहाँ से एक्सपोर्ट होता है ये मैन्युफैक्चरिंग गुड, हम तो नहीं बनाते, हम तो सिर्फ रॉ मटेरियल देते हैं। तो ये जो डिपेंडेंसी ये क्रिएट हो रहा है इस वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न से, ठीक है। और ज़्यादा ही हम अगर इसमें डिपेंड रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक तरह से वल्नरेबल हो जाएगा जब भी ग्लोबल कमोडिटी प्राइस ऊपर नीचे होंगे तो, ठीक है। तो ये एक जो प्रॉब्लम है वो हो रहा है वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न में कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ज़्यादा ही निर्भर हो गई है डेवलप्ड कंट्रीज पे, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज पे अगर ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे तो फिर उनका जब मन चाहेगा वो उस प्राइस को बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज का नुकसान हो रहा है। तो ये डिपेंडेंसी एक और प्रॉब्लम हो जाता है ना। उसके बाद क्या है, और क्या प्रॉब्लम आता है, इनइक्वलिटी। पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कैन लीड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट बोथ within and between countries. Developed country depend developed country may have an advantage in accessing global market, लीडिंग टू अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड का जो पैटर्न है ये एक तरह से कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, बिटवीन बोथ कंट्रीज। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रहे हैं कि उसके पास एक तो ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करने का एडवांटेज है, ठीक है, साथ ही साथ एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी इनइक्वल हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो डेवलपिंग कंट्रीज है डेवलप्ड कंट्रीज को कॉम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास में और पैसा पे पैसा आया जा रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना नहीं पा रहा है, उसको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस है नहीं, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो ठीक से बिक नहीं पा रहा है और डेवलप्ड कंट्री अच्छे से बेच रहा है, तो फिर इनकम का इनइक्वलिटी हो गया। तो ये चीज़ जो है पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में एक और प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद क्या है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कैन ऑल्सो लीड टू इशू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सच एज पेटेंट एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज often hold the majority of patents and intellectual property right, while developing countries are not have the resources to protect their intellectual property right। ठीक है, तो ये जो intellectual property right है ये क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है पहले से वहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन पे बहुत इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो क्या हो गया कि वो लोग बहुत सारे आइडियाज पे, बहुत सारे प्रोडक्ट पे पेटेंट, कॉपीराइट ये सब करके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करके वो लोग अपने नाम में रख चुके हैं, ठीक है। तब इससे क्या हो रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो किसी भी चीज में कुछ नया नहीं कर पा रहे, क्योंकि देख जब भी कुछ नया करते हैं तो उनको पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी विदेश में पेटेंटेड है, ठीक है। तो इससे क्या हो जा रहा है कि ये लोग चाह के भी उस चीज में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, ठीक है। क्योंकि जैसे मान के चलिए कि अगर इनके पास कोई चिप, इनको जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है वो अगर कोई चिप बनाना चाहती है ना, उनके पास रिसोर्सेस भी है उस चिप को बनाने के लिए, लेकिन वो जो चिप है उसको बनाने का जो हक है वो किसी डेवलप्ड कंट्रीज के किसी बिजनेसमैन के पास है। तो चाह के भी इनके पास रॉ मटेरियल होते हुए भी ये लोग उस चीज को बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है या फिर जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना। तो ये हो गया आपका, ये जो भी प्रॉब्लम्स है पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में, ये सारे चीज वो चीज को मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।